गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का हिंदी का स्पोकन का क्लास अभी शुरुआत होने जा रहा है। 9 बज चुके हैं, तो 1 घंटा तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जो भी आज पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे कारक। हिंदी में कारक कैसे समझा जाता है हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे हमारी छात्री को। तो आप बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे। ठीक है, तो गूगल मीट में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। তো आज ये আমরা যে বিষয়টা বা এই टॉपिक्स নিয়ে आलोचना করব। आज जो हम लोग बात करेंगे उसका टॉपिक्स का जो नाम है वो है कारक। का रा का इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं केस, কেস। তো আমরা সাধারণত কারক বাংলায় এবং সংস্কৃতে প্রত্যয় অভ্যস্ত। তো বাংলায় এখন দশম শ্রেণীতে আছে কারক বিভক্তি। বাংলায় কারক বিভক্তি আর সংস্কৃতে কারক বিভক্তি অনেকটাই আলাদা। আমরা সংস্কৃতে অনেক সূত্র সহযোগে কারক বিভক্তি করেছি, কিন্তু এখন যেটা হিন্দিতে কারক বিভক্তিটা কিন্তু অনেকটা ছোট, খুব বেশি নেই। আর খুব বেশি ডিটেলস হতে পারবারও কোনো কিছু ব্যাপার নেই। তো আমি বলছি, শুনলেই মোটামুটি কারক বা কেসেন্ডিং যে ব্যাপারটা আছে ওটা বোঝা যাবে। तो कारक में हम घुसने से पहले जब ये इसका जो पहले मैंने पढ़ाया लिंग और बहुवचन, मैंने लिंग और बहुवचन থেকে তো আর কোনো ডাউট নেই তো? ওখানে ঠিক আছে তো ওগুলো?
তাহলে আমি तो कारक से पूर्व यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है, एक जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि माली ने बाग में लगे फूल के पौधों को पानी दिया। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, बोला जा रहा है माली ने बाग में लगे फूल के पौधे को पानी दिया। तो ने, में, के और को, तो इन जो চার শব্দ है, इन চার শব্দों को हरा कर दिया गया है, মানে সবুজ করে দেওয়া আছে। বাকি যেরকম একটা ফন্টে লেখা হয় সেরকম ফন্টে লেখা আছে। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सारे शब्दों से हमको ये समझना है कि भाई ने, में, के और को, ये जो शब्द है इनसे हमको समझना है कि भाई यही जो है, इसी से हमको समझना है भाई यही कारक होंगे। ठीक है, यही कारक होंगे और इसी से हमको समझना होगा कि भाई ये कौन सी कारक होंगे होंगे। अब दूसरे पिक्चर में, दूसरे चित्र जब यहाँ पर है, जो इससे हम देख पा रहे हैं कि रवि चाकू से फल काट रहा है। रवि चाकू से फल कट रहा है, तो इस दौरान इस वाक्य में से जो है ना, उसको हरा कर दिया गया है। और हरा करने का मतलब ही होता है कि भाई ये जो शब्द है इसे हमको समझना होगा कि इसमें ही कारक है और इसमें ही कारक का प्रयोग होगा। আমরা যখন সংস্কৃত পড়েছি, আমরা যেহেতু সংস্কৃত ছাত্রছাত্রী, তো আমরা কি দেখেছি ওখানে লেখা থাকতো কারক বিভক্তি, থাকতো তো, মনে আছে তো? কারক বিভক্তি থাকতো, তো এক্ষেত্রে কিন্তু हिंदी में यहाँ पर विभक्ति का प्रश्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ कारक। आपको सिर्फ कारक से मतलब होना चाहिए, विभक्ति से मतलब नहीं होनी है। आपको सिर्फ कारक सीखना है। कारक जब आप सीख रहे हो तो सिर्फ कारक ही सीखोगे, इस दौरान इस प्रयोग में नहीं है। तो रवि से फल काट रहा है, तो ये जो पद है इसको हमने हरा कर दिया, यानी कि इस पद से हमको समझना है भाई ये कौन सी कारक होगा। बाद में आता है ये, उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर गई, तो हाथ से, वो एक बात पढ़, तो उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर गई, तो से और पर ये दोनों एक शब्द है। दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों तो एक शब्द नहीं है। तो दोनों अलग शब्द है, से और पे, से और पर। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई ये से और पर अलग से शब्द है, तो जाहिर सी बात है से और पर अलग से शब्द जब है तो इन दोनों शब्द से ही हमको कारक का प्रयोग करना है बस। अब उसके बाद पिता रीना के लिए उपहार लाए, तो पिताजी रीना के लिए उपहार लाए, के लिए इन दोनों शब्द में हरा कर दिया गया है। तो इन हरा करने का मतलब होता है भाई, इससे ही हमको समझना है कि भाई यही जो है यही कारक होंगे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो इसी से हमको कारक का समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो क्या होता है, तो जो होता है देखो, ऊपर के वाक्य में से रंगीन छपे शब्दों ने, में, के, को দ্বারা সে, মানে এগুলো মানে কি হচ্ছে যে না, মে, কে, কো এগুলো মানে হচ্ছে দ্বারা, আর সে মানে আলাদা না, पर, के, लिए आदि को हटा दिया जाए तो क्या वाक्य के अर्थ समझ में आएंगे? যদি আমরা এই সমস্ত শব্দগুলোকে সরিয়ে দিই, উপরে দেওয়া যে বাক্যগুলো আছে, তাহলে কি আমাদের বাক্যের অর্থগুলো আমরা বুঝতে পারবো? निश्चित रूप से नहीं, মানে নিশ্চিত ভাবে আমরা বলতে পারি যে না আমরা বুঝতে পারবো না। आइए देखते हैं, তাহলে দেখা যাক কি বুঝবো। माली बाग लगे फूल पौधे पानी दिया, तो इससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माली बाग लगे फूल पौधे पानी दिया,
अरे माली जब एक फूल में पौधे जब जब वो पानी डालते थे तो उस दौरान उसको किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो किस चीज की सहारा ले रहा है? কিসে সাহায্য নিয়ে জল দেবে চারা গাছে, সেটাই যদি না বলা থাকে তাহলে বুঝবো কি করে কি কারক হবে? तो माली बाग लगे फूल पौधे पानी दिया, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रवि चाकू फल काट रहा है रवि चाकू फल काट रहा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके हाथ गेंद छूटकर जमीन गिर गई, तो उसके हाथ गेंद छूटकर जमीन गिर गई वो है। पिताजी रीना उपहार लाए, तो पिताजी रीना उपहार लाए। तो इस तरीके के अगर हमको इस दौरान इस वाक्य में जो शब्द है जिससे कि समझा जा सके कि भाई वो कौन सी कारक होंगे, अगर ये शब्द का प्रयोग उसमें ना हो तो इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्य का अर्थ अब स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, एकदम जाहिर सी बात है, क्योंकि अब अगर ये शब्द उनसे हटा दिया जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर लिखे वाले जो शब्द होता है ना वाक्य का जो अर्थ वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हमारे पास इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जिन शब्दों को हमने वाक्य के बीच से हटाया है वो शब्द संज्ञा को सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्य का अर्थवान बना रहे थे। তাহলে যেই শব্দগুলোকে আমরা বাক্য থেকে সরিয়ে দিলাম সেই সমস্ত সংজ্ঞা বা সর্বনামগুলো ক্রিয়ার সাথে জুড়ে বাক্যকে অর্থযুক্ত করছিল। अतः कहा जा सकता है कि অনন্তর আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पदों को क्रिया के साथ संबंध बताने वाले संबंध संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम जो दुटे আছে संज्ञा एवं सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताना है। क्रियापদের সাথে সম্বন্ধ, সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের ক্রিয়ার সাথে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হতে গেলে যে শব্দটা হয় তাকে কারক বলে। তাহলে संज्ञा या सर्वनाम पद को देखो यह अच्छे से समझना है। संज्ञा या सर्वनाम पदों का, संज्ञा माने नाउन, नाम बोले तो तरह संज्ञा या सर्वनाम पद, तो संज्ञा के परिवर्तन में, संज्ञा जब होता नहीं है संज्ञा के परिवर्तन में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहता है। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले মানে সংজ্ঞা এবং সর্বনাম এই শব্দগুলো ক্রিয়াপদের সাথে যে সম্বন্ধ হয় এই কথাটা যে বলে তাকেই বলা হচ্ছে কারক। ঠিক আছে, तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन, तो कारक का डेफिनेशन हो गया। अब कारक को प्रकट करने के लिए जाने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक का प्रकट करने के लिए, देखो कारक के बारे में हमें और भी चीज जानना है, तो कारक के बारे में अगर हमें और भी चीज जानना है तो जो चीज के ऊपर तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है माने जे चिन्हों प्रयोग करा है उन्हें कारक की विभक्ति, हाँ वो आ रहा है, विभक्ति के बारे में आ रहा है अभी। कारक का प्रकट करने के लिए कारक যে এটাই ওই কারকটা হবে সেটা কিভাবে হবে ওটা যদি বুঝতে হয় তাহলে কি করতে হবে, कारक का प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक का प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, पर का अर्थ है वाद, पर का अर्थ है वाद। कारक का चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगता है। तो क्या हो रहा है, तो कारक का प्रकट करने के लिए মানে কারকটা যে হবে সেই প্রকট হওয়ার জন্য যে চিহ্নটা প্রয়োগ করা হয় তাদেরকেই কারকের বিভক্তি বা পরসর্গ বলে। पर का अर्थ है कि পরের অর্থটা কি, বাদ মানে পরে। कारक चिन्ह মানে কারকের যে চিহ্নটা हमेशा सब समय
संज्ञा संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद में लिखते हैं। কারকের যে চিহ্নটা সেটা সবসময় संज्ञा अथवा सर्वनाम পরে হয়। किसी भी वाक्य को समझने के लिए, কোনো वाक्य के বুঝতে গেলে किसी भी वाक्य को समझने के लिए कारक चिन्ह প্রয়োগ बहुत জরুরি होता है। কারকের যে চিহ্নটা তার প্রয়োগটা অত্যন্ত জরুরি হয়। ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল। তাহলে এইখানটাই বোঝাটা খুবই দরকার যে কারককে প্রকট करने के लिए, কারকটাকে প্রকট করবার জন্য যে সমস্ত চিহ্নগুলো প্রয়োগ করা হবে তাকেই কারকের বিভক্তি বা পরসর্গ বলা হয়। पर का अर्थ है बाद, মানে পরের অর্থ হচ্ছে বাদ। কারক চিহ্ন हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद रखते, মানে কারক চিহ্নটা সবসময় কি হচ্ছে संज्ञा অথবা सर्वनामेর পরে লেখা হয়। किसी भी वाक्य को समझने के लिए, যে কোনো বাক্যকে বোঝবার জন্য कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है, মানে যে कारक चिन्ह যে প্রয়োগটা সেটা খুব जरूरी है। देखो, अब हमको जो समझना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हर तरीके के कारक के बारे में, कारक के नाम जानना है और हर तरीके की कारक में जो जो विभक्तियां आ रही है उसको अच्छी तरह से देखना है। देखो, कर्ता, तो इस तरह हम कैसे देखेंगे? हमको एक छॉक एकदम प्रॉपरली कर लेना है जिसमें आपको लिखा गया है एक साइड पे कारक और दूसरे साइड पर होगा विभक्ति चिन्ह, यानी कि कौन सी कारक कौन विभक्ति का चिन्ह व्यवहार पर होता है। जैसे कर्ता अगर बोला जाए तो ने ने होगा, दंत न का ने होगा, कर्ता के साथ ने होगा, दंत न का ने। दूसरे कर्म, जब कर्म होगा तब उसके साथ को कर सकते हैं, कयो कर को। तो कर्ता होगा तो दंत न का ने, कर्म होगा तो को कयो कर को। अगर करण हुआ तो से के साथ के द्वारा, तो करण होगा तो से के साथ के द्वारा, ऐसा हो जाएगा। और चार है संप्रदान। संप्रदान के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में। तो पहला है कर्ता, नी होगा दंतने का नी। दूसरा है कर्मा, को होगा। तीसरा है करण, से के साथ के द्वारा, माने से किसी के साथ अगर किसी के द्वारा हुआ जाए। संप्रदान, के लिए के, को, के लिए को, किसी को कुछ देने के भाव में, किसी को कुछ देने के भाव में। अपादान, से अलग होना, মানে কোন একটা জিনিস থেকে কোন একটা জিনিস যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, अलग होना, इसलिए बोले जा रहे हैं। अब संबंध में हो रहा है का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके का। अधिकरण में में और पर, संबोधन में है और अरे। तो क्या हो रहा है? तो पहली बात कारक कौन सी होगा और दूसरी बात उसमें जो विभक्ति चिन्ह होंगे। कर्ता अगर होगा तो उसमें ने विभक्ति होगा, दूसरे में कर्मा अगर होगा तो उसमें को आएगा। तीसरी ओर अगर करण होगा तो करण में से के साथ के द्वारा होगा, से के साथ के द्वारा होगा। तो करण में अगर से के साथ के द्वारा होगा। संप्रदान में के लिए, के लिए को, के लिए को, किसी को कुछ देने के भाव में। अपादान दंत से अलग होना, अपादान जो है अलग होना के भाव होता है। संबंध का की के और राड़ी रे होगा, का की के और राड़ी रे। अधिकरण में में और पर, में और पर, और अधिकरण में में और पर हो रहे। संबोधन हे और अरे, हे और अरे, इस तरीके का शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए कारक चिन्ह को वाक्य में प्रयोग के उदाहरण पर नजर डालें। इस तरह देखा যাক কারকের চিহ্ন বাক্যতে যে প্রয়োগ হচ্ছে তার উদাহরণগুলোতে আমরা একটু নজর দিই। ने, अगर ने होगा तो ने में क्या होगा? सुरभि ने बर्गर खाया, सचिन ने शानदार दोहरा शतक बनाया।
तो ये निम्नलिखित कारक चिह्नों के वाक्य में प्रयोग के उदाहरण पर नजर डाले। আমরা যেরকম ভাবে বুঝতে পারলাম যে কর্তা হলে সেখানে নি, কর্ম হলে কো, করণ হলে আমরা के साथ से, के द्वारा, এরকম संपोधन हले के लिए, को किसी को कुछ देने भाव से, अपदान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, तो इस तरीके का शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेकिन उसी जो शब्द, जिस शब्दों से विभक्ति का चिन्ह हो रहा है कारक क्या, उसी अगर शब्दों को हम वाक्य बनाव में करेंगे, वाक्य में रूपांतरित कर देंगे, तो इसका प्रयोग थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे होता है देखो, ये कारक चिन्ह को वाक्य में प्रयोग करें, उदाहरण के ऊपर नजर डाले। उदाहरण ऊपर हम एकटू देखिए उदाहरण को देखिए। तो नी, ने से हो रहा है सुरभि ने बर्गर खाया, मैंने सुरभि बर्गर खेला। सचिन ने शानदार दोहरा शतक करा, सचिन खूब सुंदर डबल सेंचुरी कर। को, का को, तो को से क्या हो रहा है, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, श्री कृष्ण कंस को मेरे, उसने रुपयों को उठान में देर लगाया, से টাকাটা তুলতে দেরি করেছিল। से और के द्वारा इस कलम से पत्र लिखो, इस कलम से पत्र लिखो, इस कलम से पत्र लिखो। बड़ाई आड़ी के द्वारा लकड़ी काटता है, हो गया है। को और के लिए भिखारी को भोजन दो, माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है, बस हो गया। ठीक है, तो क्यों के लिए भिखारी को भोजन दो, और माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है। ठीक है, तो हो गया। से पेड़ से पेड़ से पत्ते पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, क्या मालूम है? पेड़ से ना মানে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। मोहन साइकिल से गिर पड़ा, মানে मोहन साइकिल থেকে পড়ে গেছিল। अब का की के और राड़ी रे से वाक्य बोल रहे हैं। ये राम का घर है, ये रमेश की पुस्तक है। ठीक है, और मेयर पर से मछली पानी में रहती है, मेज पर पुस्तक रख दो। हे यार अरे, हे राम ये क्या हुआ, अरे तुम कब आए। तो इस तरीके का कुछ उदाहरण का प्रयोग हम इस वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या समझे हम लोग जो विभक्ति का जो चिन्ह हो रहा था, उससे हम लोगों ने वाक्य किया। क्या क्या हुआ, ने से हुआ सुरभि ने बर्गर खाया, मैंने सुरभि बर्गर खेल। सचिन ने शानदार द्वारा शतक पेला, तो सचिन खूब सुंदर डबल सेंचुरी করেছিল। को श्रीकृष्ण ने कंस को मारा, श्री कृष्ण कंस को हत्या করেছিল। उसने रुपयों को उठाने में देर लगाया, से টাকাটা ওঠাতে দেরি করেছিল। से और के द्वारा इस कलम से पत्र लिखो, एक कलम दिए पत्र लिखो। बड़े आरी के द्वारा लकड़ी काटता है, बड़े आरी के द्वारा लकड़ी काटता মানে বড় বড় করে আরি আরি করে লাঠি কাটা হয়। के को और के लिए तुम भिखारी को भोजन दो, मैंने भिखारी को खाना दो। ये बता पर से माँ बच्चे को लिए खाना बना रही है, तो माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो माँ বাচ্চার জন্য খাবার তৈরি করছে। से पेड़ से पत्ते झड़ रहे, मैंने गाছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। मोहन साइकिल से गिर पड़ा, मोहन साइकिल से पड़े गल। काकी के रारी रे, ये राम का घर है। तो ये राम का घर है, मैंने এটা রামের ঘর। ये रमेश की पुस्तक है, এটা रमेशের पुस्तक। मेज पर मछली पानी में रहती है, बेंच पर पुस्तक रखा है, बेंच पर। हे अरे, हे राम ये क्या हुआ। तो
हो गया। तो मैं पर मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, इसका मतलब क्या? मछली पानी में रहती है इसका मतलब होता है कि माछ জলে থাকে। মেঞ্চ पर पुस्तक रख दो, मेंच पर पुस्तक रख दो মানে বইয়ের ডেস্ক से ওইটা রেখে দাও। হে আরে, হে রাম, ये क्या हुआ? हे राम, हे राम, কি হলো এটা? अरे तुम कब आए? अरे तुम्हें कौन ले? इस तरीके का कुछ वाक्य। तो ये अध्याय बहुत ही छोटा है, ज्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। तो हमने सीखा में हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধটা ক্রিয়ার সাথে বলা হয় সেই সমস্ত শব্দকেই उसको ही कारक बोलते हैं। মানে কি হলো, সংজ্ঞা या सर्वनाम पद, সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের সাথে যে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধটা বলা হচ্ছে তাকেই কারক বলছে। কিরকম ভাবে? সংজ্ঞা या सर्वनाम पदों का संबंध, সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের সম্বন্ধ, সংজ্ঞা এবং সর্বনাम পদের সম্বন্ধ क्रिया के साथ, সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের সম্বন্ধ যখন ক্রিয়ার সাথে है तो उसको कारक कहते बोल दिया। अब कारक का प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। মানে কারককে প্রকট করবার জন্য, কারকটা কি, তো কারককে প্রকট करने के लिए जिन चिन्हों का মানে কারকটাকে প্রকট করবার জন্য যে চিহ্ন গুলো প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে কারকের বিভক্তি অথবা পরসর্গ। ঠিক আছে? कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। কারকের যে চিহ্নটা সেটা সবসময়, তো क्या हो रहा है, कारक चिन्ह हमेशा কারকের যে চিহ্নটা সেই চিহ্নগুলো সবসময় সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের পরে বসবে। ঠিক আছে? এটা যেন মাথায় থাকে। তো कारक के मुख्य 8 भेद है। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है? तो ये इसमें कुछ ऐसा होता है, इसको हमको याद भी रखना है। हाँ, ওটা দেখ, একটা কথা বলি। हमने सीखा যে কথাটা তুই বলছিস, हमने सीखा এখানে चारटे विषय লেখা আছে না, যে संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কারক কাকে বলে এটা বলা হয় যে সংজ্ঞা এবং সর্বনাম পদের সাথে সম্বন্ধ যে ক্রিয়াপদটা, মানে সংজ্ঞা এবং সর্বনামের ক্রিয়াপদের সাথে সম্বন্ধ করে যে শব্দটা গঠিত হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে কারক। ঠিক আছে? अब पर बोलते हैं, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परस्पर कहते हैं। हाँ, तो লিখতে হবে। যেমন ধর, পরস্পর্গ বিভক্তির সম্বন্ধে এইভাবে ডেফিনেশনটা বইয়ের যে 47 এবং 48 যে ডিসকাশন পেজ, মানে মাত্র দুটো পাতার মধ্যে ফিনিশ করা হয়েছে, তো ওখানে অতটা নেই। সামনে শিখায় কি হচ্ছে, সামনে শিখায় অল্পের মধ্যে হলেও পরস্পর্গ ও বিভক্তি কাকে বলে যে দিয়েছে এটা জানতে হবে। তো কারক কা প্রকট, মানে কারকটা যে হবে সেটা করবার জন্য চিহ্ন বা যে চিহ্নের প্রয়োগ করা হয়, যে চিহ্নগুলোর প্রয়োগ করা হয় তাকে বিভক্তি বা পরস্পর্গ বলে। আমরা যখন সংস্কৃতে কি দেখতাম, শুধুমাত্র বিভক্তি বলতাম। ঠিক আছে? বিভক্তি, বিভক্তি শুধু না, এখানে পরস্পর্গ বলছে। ঠিক আছে? বিভক্তি শুধু নয় যে পরস্পর্গ বলা। ঠিক আছে? কারক চিহ্ন, কারকের যে চিহ্নগুলো সেগুলো কি হমেশা সংজ্ঞা বা সর্বনামকে বাদ, মানে কারকের যে চিহ্নগুলো আমরা চিহ্ন, কারকের চিহ্ন, এই তো নে, ক, সে, সাত, কে, সে, কে, নে, ক, যে, এই চিহ্নগুলো, ওই যে চিহ্নগুলো পদের পরেই হবে। ঠিক আছে? আমরা সংস্কৃতি শিখেছিলাম যে কারক ছ প্রকার, কিন্তু এখানে হচ্ছে কারককে মানে কারককে মূলত
कारकेर मुख्यतः 8 ভাগে বিভক্ত, ঠিক আছে। প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ এবং সম্বোধন, এই সমস্ত নিয়ে কারক, ঠিক আছে। হ্যাঁ हमने হ্যাঁ हमने सीखा लिखे नहीं, हमने सीखा था। উদাহরণ লেখার দরকার নেই, ধর এখানে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে না, কারককে क्या समझते उदाहरण देकर समझाइए, ওখানে এই প্রশ্নটা দেবে, তখন ওখানে উত্তরটা কি লিখবে? क्वेश्चन है, कारक चिन्ह क्या होता है, इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? খুবই ইজি, আমি বলছি দেখো। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह बोलते ওখানে कारक चिन्ह क्या होता है, कारक का प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। इन्हें और किस किस नाम से पुकारा जाता है? चलो जी, बताया था। क्वेश्चन था कि कारक चिन्ह क्या होता है, होते हैं, इन्हें और किस कहते हैं? कारक चिन्ह क्या होता है, इसके उत्तर देना पड़ेगा कि कारक के प्रकट करने के लिए, कारक के प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक का प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं, ठीक है। इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है, जब ये प्रश्न आ रहा है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, कारक चिन्हों को हम लोग विभक्तियां और, हाँ पर, यस यस, परसर्ग माने विभक्तियां और परसर्ग के नाम से जाना जाता है, ঠিক আছে, पुकारा जाता है, पुकारा जाता है মানে বলা হয় আর কি। এই তিনটে লিখে দিলি। এবার বলছে कर्मकारक और संप्रदान कारक का अंतर स्पष्ट कीजिए। देख, कर्मकारक और संप्रदान कारक का अंतर स्पष्ट कीजिए। কর্মকারক আর সম্প্রদান কারকের মধ্যে যে ব্যবধানটা আছে, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, সেক্ষেত্রে তোকে লিখতে হবে যে कर्म कारक के दौरान जब कर्म कारक होंगे तब उसका जो विभक्ति का चिन्ह, যেরকম হিন্দি, হিন্দির ভাষায় তোকে লিখতে হবে। তো বাংলা সংস্কৃতি কি ছিল সেটা দেখার কারণ নেই, এখানে যেহেতু প্রশ্নটা হিন্দি, কর্মকারক और संप्रदान कारक के अंतर स्पष्ट कीजिए, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। जब हम लोग कर्म कारक को समझने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, उसकी जो संज्ञा के बाद अगर को का प्रयोग आ जाए, को शब्द का प्रयोग आ जाए, तब हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये कर्मकारक हो रहा है। अगर एक वाक्य गठन करने के दौरान संज्ञा या सर्वनाम के बाद के लिए को, के लिए को, के लिए और को किसी को देने के भाव में, तो को संप्रदान होता है ना, तब किसी को देने के भाव होता है, মানে আমি কাউকে কিছু দিচ্ছি, তাই না, तो के लिए और को, और किसी ब्रैकेटेड लिख दो किसी को कुछ देने के भाव, तब जाकर हम समझते हैं कि वो ये संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। ये है, বুঝতে পারা গেল। তারপর আমি এর উত্তর वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कारक की विभक्तियां, कारक की विभक्तियां क्या अन्य नाम है, এখানে চারটে অপশন আছে, কাল, পরসর্গ, চিহ্ন, ক্রিয়া, এটা 2 নম্বর অপশনটা রাইট आंसर, ওকে, পরসর্গ, ठीक है। अब अगर, अब बोला जा रहा है कि का, की, के विभक्ति चिन्ह है, नंबर 1 संबंध कारक के, नंबर 2 कर्मकारक, कर्मकारक, नंबर 4 संबंध, अब है कारक के भेद है, नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 8, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा 8, नंबर 4 8।
अच्छा, अधिकरण कारक के परसर्ग है। नंबर वन में, नंबर टू मेयर पर, नंबर थ्री से के द्वारा, को के लिए। तो अधिकरण बोला है ना, तब दूसरा ऑप्शन सही होगा, में पर, में पर। ठीक है, में पर, ए सही होगा, और कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, आपको वही लिखना पड़ेगा। हमने सीखा में जो लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, बस इतना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कारक के कितने भेद है उनके नाम लिखिए। देखो, कारक के कुल 8 भेद है। ठीक है, उनके नाम लिखिए। तो भी लिखा जा रहा है एकदम पर ऐसे क्रमानुसार लिख देना, कर्ता, कर्म, कर्ण, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर जो है, निम्नलिखित वाक्य में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य পূরণ कीजिए। নিম্নলিখিত যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলোতে উপযুক্ত কারক যে চিহ্ন, মানে কারক চিহ্নের জন্য যে সমস্ত শব্দগুলো আমরা প্রয়োগ করছি সেগুলো দিয়ে এগুলোকে পূরণ করতে হবে। ঠিক আছে, बोल रहा है सुलह का डैश चाकू कटवाना। इससे क्या होगा, इससे हम बोल सकते हैं कि देखो सुलेखा, तो इसमें हमको लिखना है सुलेखा जो है, सुलेखा चाकू से, वो बता देते हैं, सुलेखा डैश से सुलेखा हाथ चाकू, सुलेखा के साथ, सुलेखा के साथ, सुलेखा के साथ, सुलेखा के, सुलेखा द्वारा चाकू से, सुलेखा द्वारा, सुलेखा द्वारा, द्वारा चाकू से फल काटा। सुलेखा द्वारा चाकू से फल काटा হচ্ছে। ঠিক আছে, वो पेंसिल डैश चित्र बना रहा है। वो पेंसिल से, वो पेंसिल से चित्र बना रहे हैं। तो वो पेंसिल से चित्र बना रहे हैं, यानी कि वो पेंसिल की मदद से चित्र बना रहे हैं। अब यही पुस्तक मेरी भाई की है। ये जो पुस्तक है ना, वो किसकी है, मेरी भाई की है। अरे बाप रे, फिर से प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो रहा है शायद फिर से। हेलो। হ্যাঁ, আমার একটা ফোন এলো ওই জন্য কেটে গেল। ও আচ্ছা, তুমি ফোনেতেই বলো না। আচ্ছা ঠিক আছে, বেশ। দেখ, কি হচ্ছে 4 নাম্বার যে অপশনটা আছে, নিম্নলিখিত वाक्य में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य পুরে कीजिए। মানে নিম্নলিখিত যে বাক্যগুলো আছে সেখানে উপযুক্ত কারক চিহ্ন যেগুলো প্রয়োগ করছি না আমরা, সেগুলোকে প্রয়োগ করে বাক্যটাকে পূরণ করতে হবে। আমি বলে দিচ্ছি, দেখ। বলছে প্রথমে দেওয়া আছে সুলেখা ড্যাশ চাকু ড্যাশ ফল কাটা। सुलेखा द्वारा चाकू से फल काटा। ठीक है सर। वो पेंसिल डैश चित्र बना रहा है, वो पेंसिल से चित्र बना रहा है। ये पुस्तक मेरी भाई डैश है, ये पुस्तक मेरी भाई की है, की कह दी की है। पिताजी कमरे डैश है, पिताजी कमरे में, पिताजी कमरे में है। ठीक है, पिताजी कमरे में है, बस हो गया। अब एक कार की चाबी मेज, कार की चाबी मेज पर, कार की चाबी मेज पर रखी है। मेहमान डैश मेहमान, मेहमान को पानी पिलाओ, मेहमान को पानी पिलाओ। ठीक है, उसके बाद अध्यापक डैश छात्र डैश समय निकाला। अध्यापक अच्छा, अध्यापक क्या छात्र के
समय निकाला। अध्यापक अध्यापक को अच्छा अध्यापक क्या छात्र के लिए समय निकाला। ठीक है, चलो फिर ये तो हो गया। अब बोला जा रहा है कि निम्नलिखित परोसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। अगर ऐसे बोला जाए तो ये आसानी होगा। तो देखो मैं बताता हूँ। अब मैं से बोला जा रहा है, मैं से अगर वाक्य बनाना है तो ऐसे लिखो, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, हो गया। पढ़ से अगर वाक्य बनाना है तो लिखो, मेज पर पुस्तक रख दो, हो गया। अगर को से करनी है तो भिखारी को भोजन दो। के लिए से करना है तो लिखो कि माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है। अच्छा, से लिखना है तो लिखो, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। अच्छा, ने से लिखना है तो सुरभि ने बर्गर खाया। की से अगर लिखना है, की से अगर लिखना है तो लिखो, ये रमेश की पुस्तक है। अगर अरे से लिखना है, अरे तुम कब आए। अगर री से लिखना है तो री से लिखो, मैं मेरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का परसर्ग जो है, यानी कि जो विभक्ति का चिन्ह है, हम विभक्तियां कह सकते हैं और परसर्ग भी कह सकते हैं, उनको साथ में लेकर करना होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर देना। तो इसी से वाक्य, जो पीडीएफ दिया है, अगर उसको अच्छी तरह से देख लोगे तो वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाक्यটা তৈরি করতে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, अब जो छठवें पे है, নিম্নলিখিত কাহিনী में उचित कारक চিহ্ন लगाइए। এখানে একটা গল্প দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই গল্পটাতে উপযুক্ত যে বিভক্তিগুলো সেটা প্রয়োগ করতে হবে। ঠিক আছে, এর বাইরে আর কিছু করতে বলেনি। কি বলছে, एक बार एक बोरा किशन बहुत बीमार हो गया। ठीक है, एक बार एक बुरा किशन बहुत बीमार हो गया। उसे उसकी 4 पुत्र थे जो सदा आपस में लड़ते थे। ठीक है, इसलिए उसे उन पर बहुत चिंता रहती थी। उसने अनेक बार उन्हें मिलकर प्यार से रहने को कहा, पर वो उसकी बात पर ध्यान न देते। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने उन्हें बुलाया, उसको खाट में नीचे लकड़ियों का एक बड़ा गड्ढा पड़ा था। उसने उन्हें वो गट्टा तोड़ने को कहा। सबने बारी बारी से उसे तोड़ने का कोशिश किए, पर तोड़ ना सके। तब बुरे किसान ने गट्टर खोल देने से कहा। ऐसा करने से उसने उन सब के एक के बाद एक लकड़ी तोड़ने से कहा, तो सबने अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। अब उस बुरे ने उन्हें समझाया, यदि तुम परस्पर मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। यदि आपस में लड़ते रहोगे तो इसे अकेली लकड़ी को भांति तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। बुरे किसान ने बात उस पर पुत्रों को समझ की नहीं आई। वो बोले, आज भी हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपस में मिलकर जुलकर रहेंगे। तो इस तरीके का अगर हम लोग अच्छी तरह से विभक्ति की चिन्ह यानी कि परसर्ग को देख लेंगे
तो इस तरीके के कोई भी कहानियां हमारे सामने दिया क्यों ना जाए तो हम कर पाएंगे। हो गया। अब एक चीज और रह गई है, तो इससे खत्म हो जाएगा हमारे पाठ्य। बोला जा रहा है सही कारक चिन्ह रिक्त स्थान में भरिए। रिक्त स्थान में भरिए মানে হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস, সেটা ইংলিশে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা বাংলায় শূন্যস্থান পূরণ করেছি আমরা, तो उसको ही हिंदी में बोला जाता है रिक्त स्थान भरो। क्या हो रहा है, बोले राम डैश बुखार है, राम को बुखार है, मेयर को আছে, राम को बुखार होगा, ठीक है। दीवार डस मत लिखो, मेयर पर लिखा আছে, दीबर पर मत लिखो। राम डैश माताजी बीमार है, राम के माताजी बीमार है, केयर की लिखा আছে। नदी डैश जल बहुत ठंडा है, नदी का नदी का जल बहुत ठंडा है। डैश गिलास नहीं तोड़ा, मुझे और मैंने गिलास नहीं तोड़ा। डैश मेरी नमस्ते कहना, सबको और सब में, सबको मेरी नमस्ते कहना। वो गाड़ी डैश कानपुर गया, पर से, वो गाड़ी से कानपुर गया। यही बात दिनेश डैश पूछो, को से, यही बात दिनेश से पूछो। सड़क डस मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। बच्चे बैठे हैं, बच्चे छत में बैठे हैं। তো এইগুলো হলো বিষয়। তো 7টা এক্সারসাইজের বিষয় আছে। নাম্বার 1-এ আমরা কি দেখলাম, নাম্বার 1-এ বাতো में मौखिक में 3টে প্রশ্ন আছে, 3টে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তারপরে आपकी कलम से लिखित में প্রথমেই 4টে चूज द करेक्ट आंसर सही विकल्प वाले पर सही का निशान लगाया ऐसे कुछ है। চারের দাগটা আরেকবার বলে দাও দীপাঞ্জন। চারের দাগটা আচ্ছা ঠিক আছে বলে দিচ্ছি। চারের দাগেরটা এখানে বলা হচ্ছে, আমি বলে যাচ্ছি, তুই খালি শব্দগুলো লিখবি, বাক্য লেখার এখন কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে, শব্দগুলো খালি লিখবি, বাক্যটা তুই পরে লিখে নিবি, পরে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিস, আমি চেক করে দেবো। আর বলছে সুলেখা ড্যাশ চাকু ড্যাশ পাল কাটা, সুলেখা নে ওখানে নে লিখবি, দন্তনাকার নে। তারপরে ব্যাকটায় হচ্ছে চাকু সে, দন্তস্বয়কার সে হবে। হয়ে গেল, কয়েকটা হয়ে গেল এটা। এবার ক্ষয়ের দাগের, वो पेंसिल से चित्र बना रहा है, से হবে সে, কয়েকটা সে হবে, দন্তস্বয়কার সে। আচ্ছা, গয় আছে ये पुस्तक मेरी भाई की হবে, কি কায়দির গই কি হে, কায়দির গই কি, গয়টা কি হবে, কায়দির গই কি, ঠিক আছে। খ আছে पिताजी कमरे में है, মায়েকা মাথা অনুস্বার দিয়ে দিবি, মায়েকা মাথা অনুস্বার দিয়ে দিবি, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট 5 নম্বর আছে कार की चाबी मेज पर रखी है, पर रखी है। হলে বলবি। বলো। कार की चाबी मेज पर रखी है, अच्छा तारপরটা হচ্ছে मेहमान डैश, मेहमान को कयोकर को पानी पिलाओ, को कयोकर को। अच्छा अध्यापक, अच्छा এটা হবে अध्यापक ने दंतनय का ने, প্রথমটাই ने, ছাত্র से दंतস্বয় का से समय निकाला, প্রথমটাই ने, তারপরটা से दंतস্বয় का से। আর কিছু ডাউট থাকলে বল। না এইগুলোই এই জিনিসগুলো লেখ, কারকে এইটুকুই জিনিস আছে, কারকে আর কিছু বলা নাই, খালি কারক একটা জিনিস মাথায় রাখবি, কারক কাকে বলে, কারক চিহ্ন বা পরসর্গ, যেটা এটা জানবি। আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, একটা যে কারক যে শব্দটা হিন্দিতে ইউজ হচ্ছে, সেগুলো সবসময় সংজ্ঞা এবং সর্বনামের পরে হবে, ঠিক আছে।
সর্বনামের পরেই কারকের যে বিভক্তি চিহ্নগুলো আমরা পড়লাম, যেগুলো ব্যবহার করলাম, সেগুলো কিন্তু সংজ্ঞা এবং সর্বনামের পরেই হবে। আমরা জানি সংজ্ঞা কোনটা জিনিস, যেটা নাম পদ বা সংজ্ঞা আমরা পড়েছি আগে। যদি আমরা সর্বনামটা পড়িনি ঠিকই, কিন্তু তোকে এর পরের সপ্তাহে সর্বনামই পড়াতে হবে আমাকে, ঠিক আছে? সর্বনামের যে বিভিন্ন ভাগ, সর্বনামটাই অ্যাকচুয়ালি তোর পড়াতে হবে নেক্সট দিনে। সেই হচ্ছে বিষয়, এর বাইরে আর কিছু নেই। আর এটা মাথায় রাখবি যে কারক যেরকম ভাবে সংস্কৃতে আমরা 6টা ভাগ দেখেছিলাম, এখানে কিন্তু 6টা ভাগ নয়। কারক হচ্ছে হিন্দিতে 8 ভাগে ভাগ করা আছে, কারকের হচ্ছে হিন্দিতে 8টা ভাগ আছে, ঠিক আছে? কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান। আমরা যেরকম কি করতাম, আমরা সংস্কৃতে কি দেখেছি? আমরা সংস্কৃতে দেখেছি কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, এই 6টা ভাগ দেখেছি। আমরা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমরা বিভক্তির মধ্যে রাখতাম শুধুমাত্র সম্বন্ধটা, আর পদের মধ্যে রাখতাম সম্বন্ধ পদ আর সম্বোধন পদ বলতাম। বাট হিন্দিতে কি, হিন্দিতে এই দুটোকেও কারকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? এই বিভক্তি চিহ্ন আর কারক, এই জিনিসগুলো ভালো করে জেনে রাখ, তাহলে তোর কোনো আর অসুবিধা হবে না। এইগুলোই অ্যাকচুয়ালি ফাংশন। তো কারকটা যে 8টা প্রকার, যে বিভক্তি চিহ্নটা, এটা মাথায় থাকলেই তোর সব কাজ তুই করতে পারবি এই চ্যাপ্টার বেসিসে, ঠিক আছে? আর বলছি দিবানন্দ, তোমার সাথে একটা আলাদা কথা আছে। কি বল? বলতে হয়তো ডিসেম্বরের 15 তারিখ পর্যন্ত হয়তো ক্লাস করতে পারি, তারপর তো হয়তো করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। তো তাহলে 15 তারিখ পর্যন্ত মানে তুমি কিরকম কি টাকা নেবে, আমি সেটা জানতে চাইছিলাম। ও আচ্ছা, ও হয়ে যাবে, তুই করে নে না, তুই আপ দিবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, কারণ 15 তারিখের পর তুই করতে পারবি না, তাই তো? আর সে ঠিক আছে, 15 তারিখের পর চাপ আছে, তাই তো? হ্যাঁ, 15 তারিখের পর চাপ আছে, আর হয়তো ক্লাস করা হবে। আসলে আমার একটা ইন্টারভিউর ব্যাপার আছে এবার, ওইটার জন্যই আর এরপর চাপ হয়ে যাবে, সেই জন্য তোমার জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিক আছে, না প্রবলেম। এখন কন্টিনিউ কর, 15 তারিখ, ঠিক আছে? ইটস ওকে, কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, রাখছি। गुड नाइट। तो फिर खत्म हो गया हमारा क्लास, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।